वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका आज के हमारे पहले सेशन में। एचपीएससी सब्जेक्टिव पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स हमारा मॉक टेस्ट 1 है। बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, बहुत सारी चीजें हमें भी आपके साथ शेयर करनी है। तो फटाफट से एक बार आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए सो दैट वी कैन क्विकली स्टार्ट द सेशन। ओके, थम्स अप मेरे को मिल रहे हैं। कोमल, प्रियंका, वंदना, रीना, शेफाली। फटाफट से सभी जुड़ जाइए। और जब तक सभी जुड़ रहे हैं, अ, आपसे जानना चाहूंगा कि कितने लोगों ने आंसर लिखने की ट्राई करी। हाउ मेनी ऑफ यू डिड यू एक्चुअली ट्राई टू राइट आंसर्स? ट्राई किया कि नहीं किया? हाँ जी, कितने लोगों ने एक्चुअल में ट्राई किया, बताइए। मैं ये नहीं पूछ रहा कैसा हुआ मुझे पता है अभी इतना अच्छा आंसर नहीं होगा कोमल। ओके, जिसने ट्राई किया वही बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट यू मेड एन एफर्ट, एटलीस्ट यू ट्राइड। जो सोच रहा है पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में जाके ट्राई करूंगा, तो सोच लीजिए उसकी क्या हालत होगी। हमने YouTube पे पीछे एक वीडियो डाला था जिसमें आपके साथ पूरा स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए। और उसमें आपको दिखाया भी था बिजनेस मैनेजमेंट का जो पेपर अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, कॉमर्स से मिलता जुलता सिलेबस। और वो जो पेपर है अभी हमने सॉल्व करके आपके कोर्स में भी अपलोड कर दिया है। और आपको आइडिया लग गया होगा कि स्क्रीनिंग की तरह ही आपका जो अगला स्टेज है वो भी चैलेंजिंग होने वाला है। और अगर आप आंसर राइटिंग की जो शुरुआत है वो नहीं करोगे, एक हैबिट डेवलप नहीं करोगे, तो आपको दिक्कत आएगी। नहीं कोमल, वो पीजीटी का नहीं था, वो पेपर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस मैनेजमेंट का ही था। एचपीएससी की साइट पे अपडेटेड है, अपलोडेड है। बहुत ही रिसेंट पेपर है, अभी सितंबर में पेपर कंडक्ट हुआ है इसी साल में। दैट गिव्स यू एन आइडिया कि एचपीएससी का माइंडसेट क्या रहने वाला है आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए। बट मैं डराना नहीं चाहता। देखो, अभी हमें ऐसा नहीं, अभी हम उसको सोच के तैयारी नहीं करेंगे। अभी हम अपना स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है अभी हमें, और धीरे धीरे हमारा जो लेवल है उसे इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। देखो, जिसे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है एक दूसरे की हेल्प कर देना। बस आपको इतना बताना है दूसरे को कि यू नीड टू ज्वाइन ऑडियो। कई लोग क्या करते हैं, जूम में ऑडियो ज्वाइन नहीं करते हैं तो आवाज नहीं आता है। तो प्लीज यार, जो भी मैसेज करे कि मेरे को सुन नहीं रहा, तो आप लोग आपस में मैसेज कर दिया करें उसको कि प्लीज ऑडियो ज्वाइन कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, जो आपके डाउट्स हैं मैं सभी आपके साथ टेकअप करूंगा। सबसे पहले तो देखो, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग आपको करनी है। एंड द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। अपने आप को मोटिवेट करो कि यार मेरे को लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेने से और क्लास लगा लेने से यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। जब तक आप खुद से अंदर से वो हैबिट नहीं लाओगे लिखने का, तब तक बात नहीं बनेगी। आपको लगेगा कि यार लिख तो लेंगे ही, पर पढ़ लेते हैं, अभी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई कभी खत्म होगी नहीं। आपका सिलेबस स्क्रीनिंग तक नहीं खत्म हुआ, मेंस तक कहाँ खत्म हो जाएगा? सिलेबस में तो कभी फुल स्टॉप लगने वाला ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे सवाल हैं आप सभी के मन में और सभी सवालों पे चर्चा होगी। पहले हम आपके साथ ये चर्चा करें कि सब्जेक्टिव का, जैसे हमने अभी टेस्ट आपके साथ कंडक्ट किया था, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, आपको आंसर लिखने थे, तो कैसे आंसर लिखे जाएं, है ना। सबसे पहली चीज, सबसे पहला मुद्दा आज का हमारा यही होना चाहिए कि चर्चा ये हो कि कैसे आंसर लिखें। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा हथियार जो आपके पास है, कि आप स्क्रीनिंग का पेपर दे के आए हो। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, और वो नॉलेज कैसे हम अपने मेंस पेपर में यूज करें, कैसे उसे इस्तेमाल करें, कैसे अप्लाई करें, ये चीज जिसने सीख ली उसको ना, जैसे दाल में तड़का लगता है ना, उसको आंसर में तड़का लगाना आ जाएगा। और तड़के वाली दाल का स्वाद आप जानते हैं अच्छा होता है, एग्जामिनर को भी तड़के वाला आंसर पसंद आएगा। तो वो तड़का कैसे लगाना है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा आज के सेशन में। तो ऐसा मत सोचिए कि यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश फॉर दिस एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव पेपर के लिए फ्रेश तैयारी हो रही है, ऐसा नहीं है जी। आपको ऑलरेडी पता है, आपकी दाल बनी हुई है, बस तड़के लगाने हमने, है ना। और कुछ कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ कुछ चीजें हो सकती है जो आपने करनी हो, और वो आप कर लेंगे। अगर आप यहां तक इतनी मेहनत करके पहुंच रहे हो तो आगे भी मेहनत कर लोगे। स्टार्टिंग कहां से करें? स्टार्टिंग मैं तो कहूंगा कि यार आप मेरे साथ साथ चलो।
जैसे जैसे हम आपको शेड्यूल बना के दे रहे हैं ना, वैसे वैसे आप भी अपने यूनिट्स को रिवाइज करो और आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर दो। हाँ, फील फ्रेश वाली आए तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेश वाली जब फीलिंग आती है ना तो अपना मोटिवेशन डबल हो जाता है। तो फीलिंग फ्रेश वाली आए, बट नॉलेज जो पुरानी है उसे भूलना नहीं है, उसे अप्लाई करना है। तो जनाब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्टिव का आपका ये जो आज का सेशन है, इसमें आपने क्वेश्चन के आंसर लिखे हो तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सेशन इंटरेक्टिव रहे और आप लोग आंसर्स दें। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, मेरे को तो बोलने की आदत है, बहुत सारी बातें मैंने कोर्स में भी बोली हैं, आज यहाँ भी आके बोल जाऊंगा। बट मैं चाहता हूं आप लोग बोलें, आप लोग शेयर करें, शेयर करें कि क्या आंसर होना चाहिए। जैसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें पहले सवाल से ही डिस्कस हो जाएंगी। पहला सवाल हमारे पास क्या है? A leading automobile company plans to launch an EV in India. Explain why analyzing the business environment is critical before such a strategic move. तो जनाब ये सवाल आपके सामने आ चुका है जी, ये सवाल है। और इस सवाल का जो आंसर है, बेसिकली कोई बताए इस सवाल के आंसर में लिखना क्या है? कैन एनीवन टेल कि इसके आंसर में लिखना क्या है? अभी मैं आपसे परफेक्ट आंसर नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। एग्जामिनेशन हॉल में जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो सबसे पहले ऐसा नहीं छलांग लगा के आंसर लिखना शुरू कर दूं। आपको पॉज लेना है, 60 सेकेंड्स का गैप लेना है, थिंक अबाउट कि यार इस सवाल का आंसर जो है मैं इस तरीके से लिखने वाला हूं, ये स्टार्ट करूंगा, ये पॉइंट्स बनाऊंगा और ऐसे अपना आंसर खत्म करूंगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखना है। अभी देखो हैंड रेस मत करो कॉमल, जो भी किसी के डाउट क्वेरी होंगे लास्ट में करेंगे, है ना? अभी अभी नहीं, अभी अभी नहीं करो, हैंड रेस मत करो अभी प्लीज। हाँ, देखते हैं क्या बता रहे हैं आंसर्स। अभी आंसर्स बताइए, यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। लिखने का हैबिट डेवलप कर लीजिए, मुझे पता है बोलने में हम होशियार हैं, सभी बोल बहुत लेंगे। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या लिखना चाहते हैं आप। नहीं, वो आप उसमें लिख के बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। क्योंकि अगर ऐसे आप बोलेंगे ना, तो बोलने में तो बहुत चीजें बोल लेते हैं, मैं चाहता हूं कि लिखें, लिखें आप, लिखना आना चाहिए। हाँ देखें, बहुत सारे आंसर्स मेरे को बता रहे हैं, ईडी कह रहे हैं पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है जी, यू कैन स्टार्ट विद ये बिजनेस एनवायरनमेंट ये होता है। ओके, कृष्ण खंडेलवाल, परफेक्ट आंसर जी। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद ईवी का तड़का, दिस इज द परफेक्ट आंसर। अगर आपने ये आंसर सच में उतार दिया ना पेपर पे, तो वो परफेक्ट लाजवाब आंसर बन जाएगा। सारिका जी, ये सब बातें जो आप बता रहे हैं, सोशल कल्चरल फैक्टर, ये सब चीजें, हाँ एक पॉइंट हो सकता है, बट दिस इज नॉट द एंटायर आंसर। है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ कंज्यूमर को एनालाइज नहीं कर रहे। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। यस शेफाली, बिल्कुल, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट, दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को ईवी से कनेक्ट करना है, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ राज बालाजी, आप स्वॉट एनालिसिस भी मेंशन कर सकते हैं, बट दैट इज ओनली वन एंगल। ठीक है, एडी अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, बट प्राइमरीली व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क, वो आपसे बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। वो सीधी सीधी पूछेगा तो उसे पता है, आप सब याद करके आए हैं, सबको पता है। तो जनाब मेरे को बता दो फटाफट से, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तो बता सकते हो ना आप, ये तो बता ही सकते हो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। ईवी का तड़का लग जाएगा, ईवी के लड़के तड़के में कुछ नहीं है। बस वो जगह जगह आपको ईवी ईवी वर्ड डालना है, कंपनी का वर्ड डालना है जी, ऑटोमोबाइल कंपनी का रेफरेंस में डालना है, बस ऐसे ईवी का तड़का लग जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ये बताओ। ये तो स्क्रीनिंग में पढ़ा है ना। स्क्रीनिंग की नॉलेज को कैसे सब्जेक्टिव में अप्लाई करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिसने ये सीख लिया वो पास हो जाएगा। जो सोचेगा यार स्क्रैच से सब कुछ अभी फ्रेश याद करूंगा, वो नहीं कर पाएगा इतने थोड़े से समय में। परफेक्ट, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मार्केट एक्सेस, रैपिड चेंजेस, बिल्कुल यही सारे पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं। बट कैन वी डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग दीज पॉइंट्स? नहीं, सब्जेक्टिव का आंसर है तो स्टार्ट करेंगे। एक थोड़ा सा कुछ एक दो बातें शुरू में लिखेंगे, है ना, एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन देंगे। कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट विद
आइदर डिफाइनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं, और डेफिनेशन अगर आप दे रहे हैं, और डेफिनेशन जो आप दे रहे हैं अगर आप किसी ऑथर की डेफिनेशन दे दें तो और मजा आ जाएगा, है ना। डेफिनेशन बहुत ज्यादा बड़ी मत करना, जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक का एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन याद कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आए तो यू स्टार्ट विद अकॉर्डिंग टू मिस्टर सो एंड सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज, ऐसी डेफिनेशन आप दे सकते हो। नहीं याद होते डेफिनेशन तो कोई बात नहीं यार, सीधा सीधा शुरू कर लो कि आज के डायनामिक एनवायरनमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी, and for an automobile company which is entering into the EV business environment analysis is going to be very important, and following are the key points that needs to be understood, है ना, in respect of the analysis of business environment। और फिर जो जो पॉइंट्स आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोमल ने भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए, यही सारे पॉइंट्स हैं। देखो कोई फिक्स नहीं है कि ये वाले पॉइंट लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, यही वाले पॉइंट्स आप लिख सकते हो, आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो, बट हाँ जो कीवर्ड्स हैं वो जरूर आने चाहिए, जैसे थ्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोग सभी बता रहे हैं, यस दिस इज अ कीवर्ड जो आना चाहिए। प्लानिंग और ग्रोथ, ये भी आपका बिल्कुल जी, प्लानिंग राजबाला जी भी कह रहे थे। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कंपनी की रेपुटेशन, सस्टेनेबिलिटी बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके, तो यही बातें लिखनी है। ईवी का तड़का कैसे लगेगा, ईवी का तड़का बीच बीच में किसी एक दो पॉइंट में लगा दो, जैसे पहले वाले पॉइंट में लगा दिया कि आप देख लो कि ईवीज के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम है क्या, जैसे गवर्नमेंट की फेम करके स्कीम है जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए, तो आप यहाँ पे तड़का लगा सकते हो, है ना। आप यहाँ पे बीच बीच में तड़का लगा सकते हो कि ईवी के लिए आपको यहाँ पे जो बैटरी इस्तेमाल करना है वो बेहतर होना चाहिए, तो वो आप लगा दो कि आप अच्छे से इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, इस तरीके से अपनी प्लानिंग करो, है ना। कंपनी की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए आप ये पोर्ट्रे करो कि हम इको फ्रेंडली हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में तड़का लगा दीजिए ईवी का। ऐसा नहीं है कि ईवी पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देनी है, ऐसा नहीं, एक सवाल के आंसर लिखने में कितना समय होगा आपके पास, है ना, 10 से 15 मिनट ही लगाने हैं आपने, आपके पास ज्यादा समय तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए इसको बहुत बड़ा नहीं करना है। हाँ, फर्स्ट मूवर भी बिल्कुल लगा सकते हो कि यार फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा कि ईवी इंडस्ट्री अभी नई नई है, तो इस इंडस्ट्री में अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। बिल्कुल एक पॉइंट बना सकते हो सारिका कि कस्टमर डिमांड एनालिसिस, कस्टमर नीड एनालिसिस, कस्टमर प्रोफाइल एनालिसिस, एक पॉइंट बन सकता है इसका। हाँ बिल्कुल कोमल जी, इस तरीके से आपका जो आंसर है वो बन जाएगा, और लास्ट में देखो, लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए बस, क्या लाइन लिखेंगे आप, सो फॉर ऑल दीज रीजंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन a leading automobile company to analyze the business environment, या फिर analyzing all the above factors can ensure कि the leading automobile company is going to make a successful entry into the EV business। तो बस एक छोटा सा लाइन, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट में एक छोटा सा प्यारा सा, बस एक लाइन में खत्म करना है। जो नंबर आपको मिलेंगे वो मेन पॉइंट्स के ही मिलेंगे, बट अगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं होगा तो बात बनती नहीं है ना। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि यार शादी में जाते हो तो शादी में शुरू में फूल वगैरह वो सब सजावट होती है, बट मेन चीज क्या होती है, जो आपका खाना होता है ना। मेन तो आपको खाना ही पसंद आना चाहिए, खाने के बेसिस पे ही सारी बात चलती है, सारा काम होता है, तो यहाँ पे भी मेन पॉइंट्स के बेसिस पे ही आपको नंबर मिलेंगे, बट जो सजावट है वो करनी पड़ती है ना, शुरू में और लास्ट में थोड़ी सी सजावट आपको यहाँ पे जरूर करनी है। यार प्लीज आप सभी अपने माइक्स जो है ना वो म्यूट कर लें, नहीं तो मैं अपने एंड से यहाँ पे करूंगा तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ही करता हूँ आप सभी को म्यूट। क्या बीच बीच में डिस्टरबेंस आता है ना, फिर वो कंसंट्रेशन टूटता है, फिर वो मजा टूट जाता है। हाँ जी, आप लोगों के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हम लगा रहे हैं सारिका जी, आप चिंता मत करिए। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस ही आप डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट्स है आपके आप वही डालेंगे, बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि यू हैव टू राइट द सेम पॉइंट्स, ये जस्ट आपको आइडिया दे रहे हैं, ये जस्ट आपको आइडिया दे रहे हैं कि यार ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अगर आप अपने पॉइंट्स यूज करना चाहते हो, यस इट इज परफेक्टली फाइन टू यूज देम। हमने यहाँ पे देखो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में लिखा भी हुआ है कि देयर इज नो वन परफेक्ट आंसर एंड योर आंसर माइट बी डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, बिल्कुल आप डिफरेंट आंसर लिख सकते हो। और अगर आप आंसर लिख रहे हो, आई नो थोड़ा सा वो रहता है कि सर इवेल्युएशन भी हो जाए, तो इवेल्युएशन के लिए अभी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको लगाएं, अप्लाई करें, और साथ में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, उस पर अपना आंसर का फोटो खींच के डालें, है ना। फोटो खींच सकते हैं आप, फोटो तो सभी खींचते हैं, फोटो खींच के डाले और उस पर लिखे। देखो प्रॉम्प्ट देना भी बहुत जरूरी है ना, सिंपली ऐसा नहीं लिखना कि चेक कर दो, उस पर लिखना है कि इवेल्युएट माय आंसर ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड ग्रामर, इस तरीके से आपको लिखना है और फिर वो आपको इवेल्युएट करके बताएगा, है ना। चाहे आप ये लिख देना इवेल्युएट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन करके बताओ। तो यहाँ पे हाँ देखो 10 नंबर के लिए ये सबके मन में सवाल आएगा, सर ये 10 नंबर का सवाल है तो कितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे जाएं। लिखने को जितने मर्जी लिख लो, बट मुझे लगता है कि यार 200 वर्ड्स के आसपास आपका जो आंसर है ना वो बनना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े आंसर लिखेंगे तो फिर उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और फिर आपको कहीं ना पेपर पूरा कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। 15 क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत मुश्किल है कंप्लीट करना। आई वुड सजेस्ट कि यार लिखने का हैबिट डेवलप करो और कोशिश करो, देखो कि कितने आंसर आप लिख पा रहे हो 3 घंटे के अंदर, है ना। बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखोगे तो आधा पेपर भी नहीं होगा। इसीलिए ट्राई टू लिमिट योर सेल्फ कि 200 वर्ड्स के आसपास ही अपने को लिखना है। अब कोई मेरे से पूछता है सर कितने पेज भरे, तो यार पेज भरना कोई फिक्स थोड़ी है, किसी कोई 200 वर्ड्स एक दो पेज में लिख लेता है, कोई 3 पेज में लिख लेता है, तो जितने में भी आप लिख सकते हैं, है ना। इट्स अप टू यू। थोड़ा खुला खुला लिखें, है ना। बीच में जो पॉइंट्स वगैरह आप बनाएंगे उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दें, जैसे जो भी आप पॉइंट्स की हेडिंग बना रहे हैं उनको अंडरलाइन कर दें। कोशिश करें आपका आंसर पॉइंट्स फॉर्म में हो, है ना। पॉइंट्स फॉर्म में आंसर होगा तो एग्जामिनर के लिए इजी रहेगा। सिंपल पैराग्राफ डालेंगे तो एग्जामिनर को मजा नहीं आता। हाँ बिल्कुल कृष्ण जी, अगले सवाल पे चलते हैं। चलो अगला सवाल आपके सामने है जी। अब आप मेरे को बताएं कैसे आप आंसर लिखेंगे, आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए, मेरा तो क्या है। डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस डिमांड डिफरेंट फिस्कल एक्शंस, comparing expansionary and contractionary fiscal policies, discuss how such policies can combat macroeconomic challenges। क्या लिखना है सवाल में, क्या पूछ रहा है सवाल आपको। हाँ ब्लू और ब्लैक पेन ही आप यूज करेंगे और ये आपका जो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस होंगे जो आपका मेंस के लिए आएगा उसमें भी ये चीज लिखी जाएगी। पेसल एनालिसिस इसमें कहा लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। हाँ सारिका बिल्कुल सही, पहले आप फिस्कल पॉलिसी को डिफाइन करो, सबसे पहले पकड़ो सवाल कौन से टॉपिक का है, जिस भी टॉपिक का सवाल है उसको डिफाइन कर दो। जैसे ये सवाल सारिका ने बिल्कुल सही पकड़ा कि सर ये फिस्कल पॉलिसी का सवाल है तो फिस्कल पॉलिसी को डिफाइन कर देंगे कि फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। हाँ जी, उसके बाद बिल्कुल चार्ट बना सकते हो सारिका, परफेक्ट परफेक्ट, आप सीख चुके हो, कला सीख चुके हो। हाँ एक्सपेंशनरी और कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जब भी आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए, कोशिश करो कि आप टेबल फॉर्म में अपना कंपैरिजन एग्जामिनर को दो, टेबल फॉर्म में एग्जामिनर को मजा आ जाएगा देखकर। हाँ बाकी कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है आप बता भी दीजिए। कॉन्ट्रेक्शनरी बता दो पहले फिर एक्सपेंशनरी बता देना। हाँ जी बताओ कॉन्ट्रेक्शनरी कौन सी होती है। फिस्कल पॉलिसी सरकार की पॉलिसी है, तो सरकार जो है ना अपना बजट बना रही है, अपने जो खर्चे कर रही है, लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, सड़कें बना रही है, बहुत खर्चा कर रही है, जो भी सरकार खर्चा कर रही है दैट इज पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ओनली। हाउ वुड यू डिफाइन अ कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अ कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज वन, पहला आप ये बनाओगे ना मीनिंग बनाओगे दोनों का। देखो जब भी डिफरेंसेस आपको लिखने होंगे ना कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स रहेंगी। जब भी आपको डिफरेंसेस लिखने हैं एक तो मीनिंग आप डाल दीजिए, एक एग्जाम्पल डाल दीजिए, है ना। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंटर्स है जो डाल सकते हैं, वो बीच बीच में आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल जी, डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिक्रीज द कंजम्पशन। हाँ इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए, परफेक्ट। कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल जो फिस्कल पॉलिसी है इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंजम्पशन। और एक्सपेंशनरी की बात करेंगे तो उसमें उल्टा है, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी, प्रमोट करेगी कंजम्पशन और एग्जम्पशन को। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर बनेंगे। फिस्कल डेफिसिट का पॉइंट आप बना रहे हैं, टैक्सेस का पॉइंट आप बना रहे हैं, टैक्सेस को लेकर भी एक सब पॉइंट बन सकता है। फिस्कल डेफिसिट का बन सकता है जी, फिस्कल डेफिसिट आपका अगर कॉन्ट्रेक्शनरी है तो उससे डिक्रीज होगा, एक्सपेंशनरी है तो उससे इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन का कोई पॉइंट बता रहा था, इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो आपकी कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी होती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट होगा वो आप डाल सकते हो, कॉन्ट्रेक्शनरी में डिक्रीज होगा उसमें इंक्रीज होगा। और देखो लास्ट में आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि हाउ सच पॉलिसीज कैन कॉम्बैट मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो लास्ट में जो आपको लिखना है कंपैरिजन टेबल बनाने के बाद लास्ट में जो आपको लिखना है वो ये लिखना है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी
किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस को कॉम्बैट करती हैं। तो आपको लिखना है कि यार अगर आपका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कुछ ऐसा चल रहा है कि आपकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है और आप ग्रोथ को स्टिमुलेट करना चाहते हो, तो आप एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करोगे। बट अगर केस उल्टा है, अगर आपको लग रहा है इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे अपनी कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी फॉलो करोगे। दोनों के बीच में बैलेंस बना के रख सकते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स, इस तरीके से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। तो सवाल में जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, उसको लेकर भी जरूर एक आधी लाइन लिख देना कि हाउ सच पॉलिसीज कैन कॉम्बैट मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, वो भी लिख देना। या फिर आप क्या कर सकते हो, नीचे ही एक और कॉलम बना लो, मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस का यहाँ पे एक कॉलम बना लो कि ये कौन से मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस को कैसे कॉम्बैट करता है और ये कौन से को कैसे कॉम्बैट करता है। एक कॉलम अलग से भी बना सकते हो। तो ये वाला पॉइंट हाईलाइट जरूर कर देना, इंक्लूड जरूर कर देना, ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, यही सारे पॉइंट्स है जो आप लोग बता रहे हैं। आप लोगों को नॉलेज भरपूर है, सब कुछ आता है आप लोगों को, बस मैं आपसे आंसर में ढालना बता रहा हूं। बस मेरा काम आज इतना ही है। अगला सवाल बताइए जी। अगला सवाल है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस ऑफ आरबीआई कैन बी अकोमोडेटिव, न्यूट्रल और हॉकिश, एक्सप्लेन। बताओ, हाउ विल यू स्टार्ट दिस आंसर, कैसे स्टार्ट करोगे? हाँ, ईशु, कृष्णा बिल्कुल आप समझ रहे हैं, एडी सभी लोग मेरे को समझ रहे हैं, मेरी बात पकड़ रहे हैं। रीना बिल्कुल सही। बिल्कुल शिवानी, यू विल स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग, यू विल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो फटाफट से कोई प्यारा सा छोटा सा डेफिनेशन दे दो मॉनेटरी पॉलिसी का, दो। हाउ विल यू डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी? हमें पता है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, बट जब हमसे कोई पूछता है कि यार डिफाइन कर दो, तो दिमाग घूमता है। तो जितने भी डेफिनेशंस होंगे, अगर आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में सोचना ना पड़े। वो पहले जो याद किया हुआ डेफिनेशन है, आप एज इट इज उसे ही चिपका सके एग्जामिनेशन हॉल में। तो जितने भी आपका सिलेबस है ना, उसमें जितने भी टर्म्स हैं, हमारे कोर्स में भी आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे सारे नोट्स के अंदर, या फिर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स डले हुए हैं उस सभी में डेफिनेशंस मिल जाएंगे। तो वहां से डेफिनेशंस याद कर लेना, जितने भी टर्म्स हैं उनको याद कर लेना। नहीं याद होता तो कंसेप्ट समझो और खुद से लिखो। मेरे से याद नहीं होते डेफिनेशन, मैं खुद बनाता हूं। फिर कैसे बनाओगे डेफिनेशन? मान लीजिए डेफिनेशन आपको याद नहीं हुआ, कैसे बनाओगे? मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू मैनेज मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। अब मेरे को याद नहीं होती, मैंने खुद बना ली। तो या तो याद करना सीखो या खुद कंसेप्चुअली बनाना सीखो। हाँ, मीनिंग ही लिखना है आपको। बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल सही बताया, एक्शंस टेकन बाय आरबीआई टू रेगुलेट मनी सप्लाई। अलका भी ऐसे ही बता रहे हैं। तो यस, दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी। किसी ऑथर की याद करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे याद कर सकते हो। अब बताना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी अकोमोडेटिव, न्यूट्रल और हॉकिश। तो बताओ जी, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? अकोमोडेटिव पॉलिसी क्या होती है बताओ? हाँ, एडी भी बिल्कुल सही सही डेफिनेशन आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अकोमोडेटिव में क्या होगा? आरबीआई मनी सप्लाई को एक्सपैंड करेगा या कंट्रोल करेगा या कुछ नहीं करेगा? प्रियंका परफेक्ट बता रहे हैं। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी इज वन व्हिच सीक्स टू एक्सपैंड द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड? दिस इज यूजुअली इंप्लीमेंटेड थ्रू लोअरिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। वेरी गुड कृष्ण। हाँ, कैसे करोगे? बाय यूजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, आप अपने रेट्स कम कर दोगे। बिल्कुल यही चीजें यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। और फिर लास्ट में आपको एग्जांपल दे सकते हो कि हमारी इकोनॉमी में जब हमारी सिचुएशन बहुत खराब थी तो आरबीआई ने ये चीज किया। जैसे कोविड-19 में इकोनॉमी की कमर टूट रखी थी, कमर टूट रखी थी तो लिख नहीं सकते, है ना? व्हेन एवर इकोनॉमी वाज इन अ बैड शेप, so this policy was, this accommodative policy was taken by RBI, accommodative stance was taken by RBI to support the economy। ठीक है, तो ये आपका accommodative policy हो गया जी। इसके बाद न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, कुछ करेगा ही नहीं आरबीआई। आरबीआई को लग रहा है कि जो सब चल रहा है उसे ही चलने दो, ना ही रेट बढ़ाएगा ना ही रेट घटाएगा। इसके बाद है हॉकिश। हॉकिश के अंदर क्या होगा? हॉकिश के अंदर हो जाएगा उल्टा। उल्टा हो जाएगा।
क्या करेंगे हॉकिश के अंदर, अपने इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा आरबीआई, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, हाँ डिक्रीज करना है, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करना है। हाँ और भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, मनी मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीजें आरबीआई इस्तेमाल कर सकता है। तो जनाब आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो इसका आंसर, आप इसका आंसर टेबल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो टेबल भी जरूर आप बना सकते हो, आप एक टेबल भी बना सकते हो जिसमें आप लिख सकते हो, एक तरफ आपकी सबसे पहले हमने कौन सी करी थी पॉलिसी, अकोमोडेटिव, फिर न्यूट्रल और फिर हॉकिश, तो ऐसे टेबल भी बना सकते हो। और फिर टेबल बना के सबसे पहले मीनिंग बना लो, फिर इसका यूज बना लो कि कब ये यूज होती है, इंस्ट्रूमेंट्स बना लो, एक्शंस टेकन बाय आरबीआई बना लो, है ना, रिजल्ट बना लो कि रिजल्ट क्या होता है इस पॉलिसी का, एग्जाम्पल का बना लो कि एग्जाम्पल क्या होगा। इस तरीके से आप बना सकते हो, उससे क्या है कि आपका आंसर सिस्टमेटिक हो जाएगा और एग्जामिनर को मार्क्स देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा जी। लास्ट में आप एक आधा लाइन कंक्लूजन का भी दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन आरबीआई विल डिसाइड वेदर टू टेक अ एक्सपेंशनरी, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल और हॉकिश स्टांस इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो लास्ट में आप ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। खत्म। अगला सवाल, आप लोगों की तरफ से आए इनपुट्स तो मजा आएगा। मेरे को इनपुट्स देने होते तो बस मैं तो पीडीएफ अपलोड करके चला जाता, मेरे को क्या था। Write a note on provisions relating to corporate social responsibility as enshrined in the Companies Act 2013। तो सीएसआर प्रोविजंस हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर जो डाले गए उसके ऊपर आपको लिखने को बोला गया है। बताइए हाउ विल यू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करोगे? हाँ प्रियंका, डिफाइन सीएसआर। अब सबको पता है कि डिफाइन करना है, अभी ना आप डिफाइन ही कर दिया करो, आप डेफिनेशन ही दे दिया करो। हाँ सीएसआर डिफाइन कर दोगे विद हिस्ट्री थोड़ी सी अबाउट सीएसआर, ठीक है, बट हाउ विल यू डिफाइन? ईशू ने एक बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन दे दिया, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, विदाउट सोसाइटी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, सो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन ईशू, बहुत बढ़िया। सीएसआर इन इंडिया कंपलसरी सिंस कंपनीज एक्ट 2013, हाँ ऐसे लिख सकते हो। सेक्शन रिलेटेड टू सीएसआर बिल्कुल एडी आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि द सीएसआर प्रोविजंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 135, आप ऐसे लिख सकते हो। बिल्कुल कृष्ण, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड दिस मेक्स इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू मैंडेट सीएसआर, टू मेक सीएसआर मैंडेटरी। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसे ही कर रखी है। अब उसके बाद आपके प्रोविजन शुरू हो जाएंगे। प्रोविजन के आप पॉइंट्स बनाए, क्या क्या पॉइंट्स बनाओगे बता दो जी। सीधा ये तो नहीं लिख के आ जाओगे 2% करना है, क्या क्या पॉइंट्स बनाओगे? पहला पॉइंट बनाओगे लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल प्रोविजन, या फिर क्वांटम ऑफ एक्सपेंडिचर, ये बना सकते हो। एलिजिबिलिटी बना सकते हो, जिसमें आप एलिजिबिलिटी डिस्कस कर दो कि किस किस को करना है, आप बिल्कुल इशू, हाँ ये बिल्कुल बना सकते हो आप। तो सबसे पहले आप लिखे कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी कंपनी पर ये सीएसआर प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, उसके अंदर आपके अपने फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड्स लिख दें। उसके अंदर लिखें फिर क्वांटम, कितना आपको सीएसआर में खर्चा करना पड़ता है, फिर आप लिखें कि आपको 2% अपने एवरेज प्रॉफिट्स का खर्चा करना पड़ता है। फिर आप लिखे एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटीज कौन सी हैं, अभी पीछे कोई मेरे को शेड्यूल 7 बता रहा था, तो आप लिखें कि एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन शेड्यूल नंबर 7, और उसमें से कुछ एक्टिविटीज का एग्जांपल दे दें कि इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, प्रमोटिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट, तो कुछ एग्जांपल आप साथ में दे दें। इसके बाद मुस्कान दहिया जी, बिल्कुल सही बताया आपने, सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी भी बनानी पड़ती है, ये भी रिक्वायरमेंट आपकी डाली गई है सीएसआर एक्टिविटीज को लेकर। तो ऐसे आपके 5 पॉइंट्स बन जाएंगे, बड़े प्यार से बड़े मजे से बन जाएंगे 4-5 पॉइंट, बस बन गए और खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। तो लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हैं कि दीज प्रोविजंस दे फॉस्टर अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल कंट्रीब्यूशन, ऐसा लिख दो, या फिर यार इतना फैंसी नहीं लिखना चाहते तो सिंपल ही लिख दो कि दीज प्रोविजंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू मेक श्योर कि कंपनी कंट्रीब्यूट्स बैक टू दी सोसाइटी। तो बस एक छोटा सा लास्ट में लाइन ऐसे आप लिख दीजिए। मैं कई बार क्या देखता हूं कि बच्चे ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बहुत जोर लगा देते हैं, बॉडी बेकार हो जाती है, तो वो नहीं बनेगा। अगर शादी में डेकोरेशन जितनी भी अच्छी हो, खाना बेकार हो ना, तो वो शादी मजेदार नहीं होती। तो खाना तो बढ़िया होना ही चाहिए, डेकोरेशन थोड़ी कम हो वो चला लेंगे, बट खाना कम हो वो मजा नहीं आएगा।
ठीक है। हाँ, अनयूज सीएसआर फंड्स का क्या करना है शिवानी, आप इसको भी लेकर पॉइंट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। Discuss the provisions relating to powers and duties of Central Consumer Protection Authority under Consumer Protection Act of 2019. बताइए। हाँ जी। How will you write? How will you start? क्या लिखेंगे इसके अंदर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009। देखो, दिस इज हाउ कृष्ण जैसे तड़का लगा रहे हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर स्क्रीनिंग वाला नॉलेज इनटू योर मेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव पेपर। आपने स्क्रीनिंग के लिए याद किया था कि यार सीएसआर, सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इस डेट से इनफोर्स आया था, तो वो लाइन चिपका दो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इस डेट से इनफोर्स आया था, एंड वन ऑफ द की प्रोविजंस इन द न्यू एक्ट इज द सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इससे क्या होगा, आप एग्जामिनर पे अपना इंप्रेशन झाड़ोगे, दिखाओगे उससे कि यार मेरे को पता है, मेरे को नॉलेज है। और फिर उसके बाद बताओ कि व्हाट इज द सीसीपीए। हाँ, अगर आपको सेक्शन वगैरह याद है तो आप वो सेक्शन वगैरह का मेंशन भी कर सकते हो, चैप्टर 3 सेक्शन 10 से 27 पता है तो कर लो, नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं। तो ये क्यों बनाया गया आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी? सेंट्रल लेवल पे बनाया गया कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके राइट्स और ड्यूटीज आपको यहाँ पे, पावर्स और ड्यूटीज आपको यहाँ पे पूछे गए थी। हाँ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का जिक्र आप जरूर करेंगे। ड्यूटीज क्या है इसकी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की ड्यूटीज बताओ फटाफट से, बताओ व्हाट आर द ड्यूटीज। क्या क्या काम करने के लिए बनाए इसे? कंज्यूमर अवेयरनेस, बिल्कुल लिख सकते हो। यार जरूरी नहीं है कि आपने पूरा कानून रटा हो तभी आप आंसर लिख सकते हो, आपने इसके बारे में पढ़ा और आपको बस कीवर्ड्स पता है ना, तो यू कैन राइट एन आंसर। ये दिल पे मत लेना कि मेरे को एक्ट याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा, बस आपने अथॉरिटी के बारे में पढ़ा हुआ है और पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर क्या कर लेगी? कंज्यूमर को अवेयर करेगी, कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट कर लेगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोक लेगी, हाँ, रूल्स रेगुलेशंस बना लेगी ट्रेड को लेकर, कंज्यूमर राइट्स को लेकर, यही बातें तो लिखनी है। हाँ जी, बिल्कुल। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को पकड़ लेगी, कि मुस्कान बिल्कुल सही बता रहे हो जी। तो यही सब बातें लिखी हुई है। ड्यूटीज क्या है? कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करो, एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट करो, पब्लिकेशन ऑफ एड्स को मॉनिटर करो, तो यही तो लिखा हुआ है। और पावर्स क्या है? हाँ, पावर्स ईशू ने सबसे बढ़िया बताई। पावर होती है कि एक्शन ले सकते हो आप कुछ। क्या एक्शन ले सकते हो? अब किसी ने फ्रॉड किया, अंदर कर सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो, ये इसके पास पावर है। इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, ये इसके पास पावर है। एक और पावर है रिकॉल गुड्स एंड सर्विसेज, तो अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेफ नहीं है, अनसेफ है, तो उनको वापस रिकॉल करवा सकती है। आपने देखा होगा ना, कई बार कंपनी अपनी गाड़ियां रिकॉल करवाती हैं, उसमें कुछ सेफ्टी इशू होता है, उसे ठीक करके वापस देती है फिर। हाँ जी, सुओ मोटो एक्शन ले सकता है, बिल्कुल कृष्ण, आप ये भी लिख सकते हो, सीजन सर्च भी लिख सकते हो, सारी का जो भी आपको याद है इसके बारे में आप वो लिख सकते हो। नहीं पता तो इन जनरल पॉइंट्स डाल दो यार, इन जनरल वाले पॉइंट्स लिख दो, है ना। मे बी एग्जामिनर आपको परफेक्ट वाले नंबर मत दे, एक आधा नंबर काट ले, बट आपका आंसर बन जाएगा और टाइम सेव करके बन जाएगा। ठीक है, चलो जी, बारी है अगले सवाल की। ठीक है, लास्ट में समरी दे दिया छोटा सा, इन समरी सीसीपीए सर्व्स एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी विद ब्रॉड पावर्स टू सेफगार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट, बस एक छोटा सा। अब अगला सवाल है जी, इसका देखते हैं कौन मेरे को बताएगा। दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दो, जब तक दिमाग नहीं दौड़ेगा ना तब तक आंसर नहीं लिख पाओगे। FERA and FEMA represent two distinct policy approaches towards foreign exchange regulation in India, showcase how FEMA marked a paradigm shift from control to management of foreign exchange in line with the India's economic liberalization objectives। देखो, इतना बड़ा सारा क्वेश्चन लिख दिया, और पूछ क्या रहा है बेसिकली? पूछ क्या रहा है? फेरा और फेमा पूछ रहा है कि फेरा कैसे आपका, मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड लॉ था, और फेमा ने कैसे आके पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। फेमा ने कैसे आके आपका सिस्टम लिबरलाइज कर दिया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, फेरा और फेमा के डिफरेंसेस पूछ रहा है।
बट ऐसा अगर आप करेंगे कि यार आंसर में सीधा सीधा चार्ट बनाया, इधर फेरा इधर फेमा और लिख कर आ गए, तो नंबर इतने नहीं मिलेंगे, नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे. सो यू हैव टू कम अप विद अ रेलेवेंट इंट्रोडक्शन ऑल्सो. यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो? हाउ विल यू इंट्रोड्यूस? पहले डिफाइन करना. हाँ संजना, डिफाइन तो हो गया, मेरे को पता है. ये बातें तो अब आगे चल रहे हैं ना. हाउ विल यू स्टार्ट, हाउ विल यू डिफाइन? हाउ विल यू डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे ये भी तो बता दो. हाँ संजना, बिल्कुल आप बता सकते हो. कब आया आप बता सकते हो? फेमा 1999 में आया और फेरा 1973 में आया, ये बता सकते हो. दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. फेमा केम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1 2000 बाय रिप्लेसिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973. ऐसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना. सीधा डिफरेंसेस पे छलांग नहीं लगा सकते. अब आप बताइए कैसे फेमा ने फेरा को मॉडर्नाइज कर दिया. जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी उसके अंदर जो चीजें थी उनको कैसे ठीक कर दिया. आप टेबल बना के भी कर सकते हो, यू कैन मेक अ टेबल. बस ध्यान रखिए टेबल में रिलेवेंट पॉइंट्स इंक्लूड करें. बताएं कि कैसे आपका फेमा ज्यादा लिबरल है, ये सारे पॉइंट्स बताएं. हाँ, कि फेरा में लिमिटेशंस थी, फेमा के अंदर वो लिमिटेशंस को कैसे दूर किया, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल बताएं आप. तो कैसे बताया हमने? सबसे पहला लिखा पॉलिसी ओरिएंटेशन चेंज हो गया. फेरा का जैसे आप लोग मेरे को बता रहे थे कि फेरा का जो ओरिएंटेशन था वो था कि फॉरेन एक्सचेंज को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है. अब फेमा में ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करो और फॉरेन एक्सचेंज कमा के भी लाओ. जो कमा सकता है फॉरेन एक्सचेंज वो कमाई भी. नेचर ऑफ द लॉ, बिल्कुल आपने बताया मेरे को, सारिका भी बता रहे हैं कि फेरा जो था क्रिमिनल लॉ था और फेमा सिविल लॉ हो गया. तो इस तरीके से आपका ये इवॉल्व हो गया. इस तरीके से आपका जो पैराडाइम शिफ्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है, फ्रॉम कंट्रोल टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इसके बाद स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी को लेकर भी बना सकते हो. जैसे इशू मेरे को भी बता रहे हैं स्कोप को लेकर सर डिफरेंस है दोनों में, तो स्कोप को लेकर जो डिफरेंस है वो भी लिख सकते हो कि फेमा का जो स्कोप है वो और ज्यादा वाइड है और ज्यादा चीजें इसमें कवर्ड है. इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट भी है इसके अंदर. जो फेमा है उसके अंदर आपके आरबीआई को पावर्स दे रखी है, बहुत सारी पावर्स दे रखी है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए. और आरबीआई जो है वो अपने यहाँ पे डिसीजंस लेता है. हाँ बिल्कुल शिवानी, ये भी मेंशन कर सकते हो. ये पहला पॉइंट ही है बेसिकली आपका. पॉलिसी ओरिएंटेशन के अंदर जो चेंज आया, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. शिफ्ट कैसे आया? क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन, सोचने का ढंग चेंज हो गया. हमारा जो कानून का नेचर था, नेचर ऑफ द लॉ, वो चेंज हो गया, सिविल से क्रिमिनल हो गया. हमारा स्कोप चेंज हो गया, हमारे इंस्टीट्यूशन चेंज हो गए. अब आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी, अभी आरबीआई आएगा, आरबीआई आपको बताएगा कि कैसे फॉरेक्स को मैनेज करें. तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. राज बालाजी कह रहे हैं मुझे तो कुछ याद ही नहीं है. तो राज बालाजी, आपको याद नहीं है तो जरूरत नहीं है याद करने की, आपको पता तो है ना. देखो, आपको अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअली नॉलेज है, उसी को कन्वर्ट कर सकते हो आंसर राइटिंग में. ये आना चाहिए. हाँ, ये आना चाहिए आपको. और धीरे धीरे आ भी जाएगा. जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ोगे ना और देखोगे कैसे आंसर लिख रहे हैं, कैसे अप्रोच है, किस तरीके से मैं बता रहा हूं, कैसे सोच सकते हो, तो आप लोगों में अंदर से अपने आप आंसर आएंगे, है ना. बस थोड़ा सा दिमाग को चलाना है. अभी थोड़ा सा दिमाग ना अब सुस्त हो गया स्क्रीनिंग के बाद, उसको दोबारा से उठाना है, थोड़ा सा जगाना है. अपने आप होगा. अगला सवाल. ठीक है, अगला सवाल बिल्कुल आपने सोचना है राज बालाजी. सवाल है, multinational corporations are considered as mixed blessing to the developing countries in light of the statement discuss the advantage and disadvantage of MNCs. बताओ राज बालाजी. मुझे पता है सब लोग लिखोगे सर डिफाइन एमएनसी कर दो, बट यार आप डिफाइन तो करके बताओ कैसे करोगे. एमएनसी को डिफाइन कर सकते हो? हाँ, पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस डाल सकते हो आप संजना, की प्रोसेस कैसे मॉडर्नाइज हो गया, बिल्कुल डाल सकते हो. हाँ, राजपाला जी कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल. हाँ, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि इन द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव ब्लूम्ड इन द रिसेंट इयर्स. ऐसे यू कैन स्टार्ट. हाँ, एमएनसीज ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर, ये सब चीजें, एंटिटी विच एस्टेब्लिश देयर ऑपरेशन इन मल्टीपल कंट्रीज. तो बिल्कुल ऐसे ही आप डिफाइन कर दोगे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर दोज व्हिच हैव ऑपरेशंस इन मल्टीपल कंट्रीज, and usually these countries are referred to as the host country and the home country. Now, since the advent of globalization,
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैव स्टार्टेड मेकिंग एंट्री इनटू द डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब लिंक करना है ना डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ, तो मल्टीनेशनल कंट्रीज को लिंक कर दो, डेफिनेशन दे दो और साथ में लिख दो कि विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या इन द रीसेंट टाइम्स मेनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर टारगेटिंग या आर मूविंग टू डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब डेवलपिंग इकोनॉमीज में क्यों जा रहे हैं, वो तो ठीक है, अल्टीमेटली तो वो पैसा वैसा कमाने ही जा रहे हैं, बट डेवलपिंग इकोनॉमीज में वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब डेवलपिंग इकोनॉमीज उनको होस्ट करती हैं, वो होस्ट इकोनॉमी बनती है, तो उनको कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको फायदे बताने हैं, कौन से फायदे हैं बताओ, एडवांटेज कौन से हैं। हाँ संध्या बिल्कुल ऐसे डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन करने के साथ लिंक कर दो डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज के बारे में पूछ रहा है। टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन, चीप लेबर, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये फायदे बिल्कुल आपको मिलते हैं जी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हाँ जी बिल्कुल, राहुल कृष्ण सभी सही आंसर दे रहे हो, मेरे को यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जी, इसमें मेरे को कुछ बताना नहीं है, ये चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं, और जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स लिखे हैं वही आपके होंगे, आपके कुछ और भी हो सकता है। एफिशिएंसी इंप्रूव, अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव, तो यही सारे पॉइंट्स हैं। हाँ पोटेंशियल डिमांड जो है उसको कवर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, तो यही सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, पॉइंट बनाना है और साथ में बस थोड़ा सा लिख देना है, साथ में बस थोड़ा सा लिख देना है ना, ज्यादा नहीं लिखना, बस थोड़ा सा एक लाइन में लिख देना है। ऐसा नहीं करना जैसे मान लीजिए आपने बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाता है ना, जैसे मुस्कान जी बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हेडिंग बनाया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव और फिर बाद में लिख दिया कि मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नहीं ऐसे ऐसे नहीं लिखना। जो आप लिख रहे हो दैट शुड बी मीनिंगफुल, दैट शुड बी रेलेवेंट, है ना, एग्जामिनर अगर पढ़ रहा है तो उसको लगे कि हाँ यार सच में जेन्युइनली इसने नॉलेज वैल्यू एडिशन किया है। तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होते हैं ये लिखना है, कि लिविंग स्टैंडर्ड्स आर इंप्रूव्ड एज एमएनसीज प्रोवाइड, आपको क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, तो ऐसे इंप्रूव होते हैं, ये एक लाइन लिखिए। सिंपली ये नहीं करना है कि एमएनसीज इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, ऐसे नहीं, कैसे करते हैं वो हर एक पॉइंट में आप थोड़ा थोड़ा बताइए और रेलिवेंट बताइए। अगर आपने इतना ही लिखना है तो फिर वो मत ही लिखो फिर वो मत ही लिखो, आगे एक्सप्लेन मत ही करो, फिर पॉइंटर ही बना के आ जाओ, ठीक है। हाँ चलो जी, अब डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे थे, तो कोमल ने बताया एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज करते हैं, लोकल क्लासेस को डोमिनेट करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, एनवायरनमेंट को पल्यूट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं बिल्कुल। इनकम इनइक्वालिटी, लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, यही सारे पॉइंट्स हैं। और कौन से पॉइंट हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं, यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। और फिर लास्ट में आपको कर देना है कंक्लूड, लास्ट में कर देना है छोटा सा कंक्लूजन, कि दो एमएनसीज bring several benefits to the developing economies, but the above challenges or the above disadvantages must be taken into account before allowing the entry of MNCs by the developing economies। तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो। हाँ थ्रेट, बिल्कुल जी, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, हार्म टू डोमेस्टिक कंपनीज, ये सारे पॉइंट आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, दिमाग चलना शुरू हो गया आप लोगों का, और वही मेरे को करना था, वही मुझे स्टार्ट करना था आज, जो दिमाग रुका हुआ था उसे स्टार्ट करना था। अब अगले एक सवाल का आंसर बताओ फटाफट से। एक्सप्लेन द ईपीआरसी फ्रेमवर्क। परफेक्ट, आप बता रहे हो इशू, बहुत बढ़िया, आप चला रहे हो दिमाग अपना। इफ यू रिमूव दीज लिमिटेशंस एमएनसीज कैन प्ले अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, ऐसे भी आप एक परफेक्ट कंक्लूजन कर सकते हो, शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट, बहुत बढ़िया। ईपीआरजी फ्रेमवर्क के ऊपर सवाल है, सो मुझे पता है कि यू विल से कि स्टार्ट बाय गिविंग अ डेफिनेशन। हाँ परफेक्ट, जो आपकी नॉलेज है प्री की वो यहाँ अप्लाई कर रहे हो आप, जैसे आप अप्लाई कर रहे हो कि परम्यूटर ने दिया था 1969 में दिया था, एंड रीजन जो आर वर्ड है वो 1973 में आ गया था। तो यही चीजों से आप इस सवाल को स्टार्ट कर दीजिए कि ईपीआरजी फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय हार्वर्ड परम्यूटर इन 1969 एंड एक्सपेंडेड इन 1973 outlines four strategic orientations: ethnocentric, polycentric, regiocentric and geocentric। तो फिर आप एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन को डिफाइन करें, एथनोसेंट्रिक को क्या लिखोगे एथनोसेंट्रिक में बताओ जी। हाँ जी कोमल, बिल्कुल जी, एथनो आपकी होम ओरिएंटेशन है, और सेम कल्चर फॉलो करते हो, होम सेंट्रिक ओरिएंटेशन है, डोमेस्टिक कंट्री का कल्चर सुपीरियर होता है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अनदर वे, आप इसका जो है ना टेबल बना लो,
टेबल बना लो, उसमें एक कॉलम एथनो, एक आपका पॉली, एक रीजियो और एक ग्लोबल, इसका टेबल भी बना सकते हो। उसमें सबसे पहले आप डेफिनेशंस लिख दो सबकी, और उसके बाद ओरिएंटेशन लिख दो कि क्या ओरिएंटेशन रहता है इसके अंदर आपका, है ना, कौन से कल्चर को सुपीरियर माना जाता है ना। तो ये आप कर दो यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली जैसे हमने डिफाइन किया और एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दे दो साथ में, एग्जाम्पल भी दे दीजिए एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन का। कोई भी दे सकते हो आप, कोई भी दे सकते हो, और जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी को ही साइड करना, आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना सकते हो, अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना सकते हो, आप पतंजलि का दे सकते हो, जिस मर्जी का दे दो, बस एग्जाम्पल हेडिंग बना के जरूर आना। हाँ, हाइपोथेटिकल भी दे सकते हो, सपोज अ न्यू कंपनी enters this economy and thinks that the home country products will work as it is in this country, so it is following ethnocentric orientation। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, इट्स परफेक्टली फाइन, बट एग्जाम्पल होना चाहिए, क्योंकि सवाल एक्सप्लिसिटली पूछ रहा है कि यार एग्जाम्पल दो हर एक का। इसके बाद एथनो के बाद आ गई पॉलीसेंट्रिक, इसमें क्या ओरिएंटेशन रहेगी बताइए, पॉलीसेंट्रिक में क्या होएगा, पॉलीसेंट्रिक में होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप जिस जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, आप हर एक कंट्री को यूनिक मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, और इसके साथ भी आपको एग्जांपल दे दीजिए, चाहे आप रियल दे दीजिए चाहे हाइपोथेटिकल दे दीजिए। इसके बाद रीजियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन, ये कौन सी ओरिएंटेशन होती है बताओ। इसके अंदर हाँ, हम अपनी मार्केट्स को ग्रुप करते हैं बाय रीजन, जैसे हम इंडिया को पूरे साउथ एशिया का पार्ट बना लेते हैं, जो सिमिलर कंट्रीज है उनको ग्रुप कर देते हैं, बिल्कुल मुस्कान। हाँ, टेकिंग वन रीजन एज सेम, बिल्कुल। और इसमें भी आप एग्जांपल दे दीजिए, साउथ एशिया कंट्रीज का दे दीजिए। फिर आपका जियो सेंट्रिक ओरिएंटेशन, इसमें क्या करते हो बताओ। दिस ओरिएंटेशन इज कंसर्न्ड विद, दिस ओरिएंटेशन व्यूज entire world as one big market, कृष्ण खंडेलवाल, बिल्कुल सही। The companies following this orientation view the whole world as their one big market, बिल्कुल जी। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। हाँ, एंटायर वर्ल्ड एज अ विलेज, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बनाते हो जो सभी कंट्री को आप केटर कर सको, बट हर कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो, स्लाइट एडजस्टमेंट्स माइट बी मेड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच कंट्री। एग्जाम्पल में आप दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए, मैकडोनल्ड्स दे दीजिए, सब जगह बर्गर बेचता है, बट बर्गर में टिक्की कौन सी डालनी है ये हर जगह एडजस्ट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। हाँ, गूगल का दे सकते हो, गूगल भी देखो हर जगह सर्च इंजन दे रहा है, बट इंडिया में इंडिया वाली आपको देगा ज्यादा रेलिवेंट सर्चेस, बाहर की कंट्रीज में बाहर वाली देगा। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो आपने का आंसर खुद बना लिया, कुछ मुश्किल थोड़ी थी, कोई दिक्कत थोड़ी थी, बहुत ही आसान था। ओके। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का दे दो, किसी का भी दे दो, सब कंपनीज ये ओरिएंटेशन में फिट हो जाएंगी, आपको फिट करना आना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात सब्जेक्टिव पेपर की है कि इसमें कोई राइट आंसर नहीं है, इसमें एबीसीडी में कोई राइट नहीं है, इसमें एवरीबडी इज राइट प्रोवाइडेड ही इज एबल टू प्रूव इट, ही और शी इज एबल टू प्रूव इट, ही और शी इज एबल टू जस्टिफाई द आंसर। सब सही है यहाँ पर, हाँ सब सही है। चलो ठीक है जी। और लास्ट में लिख सकते हो कि हर एक ओरिएंटेशन की अपने एडवांटेजेस और चैलेंजेस होते हैं, और कंपनी जो है इट मस्ट टेक इनटू अकाउंट दीज चैलेंजेस बिफोर डिसाइडिंग विच ओरिएंटेशन इट हैज टू फॉलो। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। चलिए जी, अगला सवाल है जी, अगले सवाल पे आते हैं। टाइम हमेशा ही शॉर्ट रहेगा, इशू कभी भी ऐसा नहीं होगा टाइम बहुत है, हमेशा टाइम की कमी रहती है। What is the theory of absolute advantage? Demonstrate with example how two countries with absolute advantage in one of the products can benefit from international trade। हाँ जी, क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में। कोमल, बिल्कुल सही, एडम स्मिथ 1776 लिखोगे। हाँ, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, पर बेटर है आप बताएं कि ये थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हैज बीन पुट फोर्थ बाय एडम स्मिथ इन 1776 इन द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। बिल्कुल जी, मुस्कान दैया। फिर आप बताइए ये थ्योरी क्या कहती है, व्हाट डज दिस थ्योरी से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी, पॉइंट्स में बता सकते हो या डायरेक्टली बता सकते हो कि दिस थ्योरी सेज कि a country is going to produce only those goods in a hypothetical two country world, या simply in a two country world
A country is going to produce only those goods in which it has an absolute advantage and is going to import the goods in which it does not have an absolute advantage, या in which the other country has the absolute advantage. थोड़ा सा बता दीजिए बस. हाँ, जिसमें आपके पास एडवांटेज है आप उसे प्रोड्यूस करेंगे, उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे. एजम्पशंस थोड़ा बहुत बता सकते हो, बट मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए, जो सवाल में पूछा गया. ऐसा ना हो कि आप थ्योरी फीचर्स अजम्पशन बनाने में 200 वर्ड निपटा दिए, नंबर फिर भी 2-4 ही मिलेंगे, नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने बताया ही नहीं, एग्जाम्पल ही नहीं दिया. तो एग्जाम्पल दो बिल्कुल संजना. आप दो प्रोडक्ट दो कंट्री का एग्जाम्पल दो, उसमें वर्ड फिगर्स का इस्तेमाल करो कि दो, लेट सपोज देयर आर टू कंट्रीज ए एंड बी, एक टी बनाती है एक कॉफी बनाती है, और आप बता दो उसके अंदर की कंट्री ए के पास इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंट्री बी में इसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो वो एक दूसरे से इंपोर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगी. हाँ, लेबर आर के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन करिए. हमने यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया और बताया कि कैसे बेनिफिट होगा. हमने ये बताया कि यार अगर दोनों ट्रेड नहीं करती, कंट्री ए टी और कॉफी दोनों खुद बनाती है, तो उसका इतना लेबर यूटिलाइज होगा. और अगर वो ऐसा नहीं करते, ट्रेड कर लेते हैं, तो उस केस में आप जो है लेबर को बचा सकते हो, आप जो लेबर है उसे प्रोडक्शन अपनी बढ़ा सकते हो. तो आपने इस तरीके से बता दिया. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर कि कंट्री ए जो है वो यहाँ पे टी बना लेगी और कंट्री बी यहाँ पे कॉफी बना लेगी. ठीक है, तो इन दोनों को एडवांटेज यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ज्यादा बना सकते हैं, ज्यादा बना सकते हो, और जो चीज आप नहीं बना रहे वो दूसरे से इंपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, दस दिस थ्योरी शोज कि ट्रेड वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज. ऐसे आप कंक्लूड कर दीजिए. तो एग्जाम्पल बिल्कुल मस्ट है जी, एग्जाम्पल के बिना तो ये आंसर बिल्कुल अधूरा रह जाएगा. ये सवाल तो थोड़ा सिमिलर ही हो गया अगला वाला. Foreign direct investment is often viewed as both an opportunity and a challenge for host economies. Critically examine the impact of FDI on the host country. ये तो सेम ही होगा जो एमएनसी वाला आपके साथ डिस्कस किया. हाँ, ये सेम ही होगा, सिमिलर ही चला गया. चलिए कोई बात नहीं. तो इस सवाल के अंदर आप, हाँ, कोमल एफडीआई को डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे बताओ. हाँ, मेरे को इंट्रोडक्शन लिख के बताएं, सभी लिख के बताओ कि अब तो आपको पता भी है ना, सेम भी हो गया. अब लिख के बताओ कैसे इंट्रोड्यूस करोगे. जल्दी नहीं करनी है अपने को, देखते हैं. कोई 2-4 लोग लिखो इंट्रोडक्शन कैसे दोगे. अरे इसमें टेक्निकल मत जाना, मोर देन 10% इन लिस्टेड ईयर, ये टेक्निकल नहीं जाना इसमें. ये कोई टेक्निकल सवाल थोड़ी पूछा है. इन जनरल बताओ एफडीआई क्या होती है, या एफडीआई क्या करती है. जो आपके कुछ ऐसे टर्म्स है ना आपके सिलेबस के अंदर, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, एमएनसीज हैं, इनको लेकर आप कोई टर्मिनोलॉजी या फिर कुछ इंट्रोडक्शन याद भी कर सकते हो. टेक्निकल नहीं जाना, नॉन डेट क्रिएटिंग ये नहीं जाना टेक्निकल. हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is the investment which aims to take ownership or control of business of another nation. Foreign direct investment brings capital और टेक्नोलॉजी. ये तो एडवांटेजेस में लिखेंगे ना सारे पॉइंट. स्टार्ट कैसे करोगे. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ पावरफुल टूल, जैसे यहां पे हमने लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हो. हाँ, डिफाइन तो आपने कर दिया, बट जो डिफाइन आप कर रहे हो ना, टेक्निकल मत करना, टेक्निकल मत जाना, इसमें टेक्निकल नहीं चाहिए. इसके लिए आप लिमिट्स मेंशन करने लग जाओ, वो नहीं चाहिए. आपको एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन, प्यारा सा डेफिनेशन चाहिए. FDI is a powerful tool for economic growth in a host country, bringing in capital, technology and employment opportunities. देखो कितना छोटा सा प्यारा सा है, कितना छोटा सा प्यारा सा, और इससे बात बन गई. अरे टाइप्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल का आंसर आगे ही बहुत बड़ा है. क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों लिखने हैं, बेनिफिट्स और चैलेंजेस बहुत बड़े हो जाएंगे, दोनों लिखने हैं. ठीक है, फिर लिखिए कि आपका जो इम्पैक्ट ऑन होस्ट इकोनॉमी जो है वो मल्टी फेसेटेड है, डबल साइडेड है ना. लाइक एवरी कॉइन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज टू साइड्स. तो जैसे आप लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, और फिर एक बार लिख दीजिए इसके बेनिफिट्स, वही सारी चीजें जो पहले आपके साथ डिस्कस करी थी, और फिर लिख दीजिए इसके डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए. और देखो, जब भी आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला जाए ना, तो लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन देना तो मस्ट है. वैसे भी सब सवालों में आप दे रहे हैं, बट इसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करें दोनों को, और लास्ट में बताएं, लास्ट में ये बताएं कि यार एडवांटेजेस तो बहुत है, बट चैलेंजेस को भी मिटिगेट करना जरूरी है.
मोटा मोटी ये लिखना होता है अपने को, फैंसी भाषा में लिखना है बस, ठीक है। इफ द अबव चैलेंजेस आर tackled effectively, foreign direct investment can be a boon for a host economy। तो बस इस तरीके से एक आपको लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन ऐसे सवालों में देना जरूरी है। जब भी आपको क्रिटिकली इवेल्युएट, क्रिटिकली एग्जामिन इस तरीके की वर्डिंग आए ना सवाल के अंदर, तो फिर आपको उसके दोनों पहलू इवेल्युएट करने हैं। इसमें तो हमने स्पेसिफिकली लिख ही दिया ना कि बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटी, बट ना भी लिखा होता तब भी आपको दोनों साइड इवेल्युएट करने पड़ते, बेनिफिट्स भी और आपके चैलेंजेस भी, डिसएडवांटेजेस भी, दोनों साइड इवेल्युएट करने पड़ते हैं, और लास्ट में आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। हाँ, डबल एस वर्ड भी आप क्वेश्चन इसे बोल सकते हो। चलो अगला सवाल, अब तैयार हो जाइए फटाफट से, आपको इंट्रोड्यूस करना है ना। चलो सवाल है जी, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ country's balance of payment reflecting different types of economic transaction. Discuss the main components of each account, providing examples of transactions recorded under each component. पूनम जी कहां से कॉपी करके लाए हो? जहां से भी कॉपी किया बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया आंसर है। समस्या ये है कि आपका चैट जीपीटी पेपर में नहीं चलेगा, और दिक्कत आज की डेट में सबसे बड़ी ये है कि हमारे दिमाग चलना बंद हो रहे हैं चैट जीपीटी की वजह से। दिमाग लगा नहीं रही आजकल, हम सीधा चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है। धीरे धीरे दिमाग चलने बंद हो जाएंगे, जंग लग जाएगा। क्योंकि हमें जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, हमारा सीधा जो हाथ है वो चैट जीपीटी या गूगल पे भागता है। खुद से सोचने की हैबिट खत्म हो रही है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। एनालिटिकल क्षमता खत्म हो रही है। अब देखो ना, ये सवाल है, इसका आंसर अभी तक किसी ने दिया नहीं। हाँ, इकोनॉमिक स्टेटमेंट ऑफ वन कंट्री नेशन ओवर अदर नेशन। Perfect, Eji. Komal BOP is the record of all economic transactions of a country, which includes current account and capital account. Yeah, the two main components are current account and the capital account. फिर आप एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए कि करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है जी। करंट अकाउंट आपका जो आपकी रूटीन ट्रांजेक्शन है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इसमें वो आता है। एक एक करके सभी कंपोनेंट्स को बता दीजिए, और ऐसी फिर आपके कैपिटल अकाउंट को बता दीजिए। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, फटाफट से बताओ, क्या लिखोगे? सीधा ये थोड़ी लिख के आ जाओगे कैपिटल मतलब लोन, क्या लिखोगे? हाउ विल यू राइट? एक्सप्रेशन क्या आएगा निकलकर? कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल दोस ट्रांजेक्शंस विच अफेक्ट द, हाँ जी बिल्कुल जी, विच अफेक्ट दी एसेट लायबिलिटी पोजीशन, ऐसा लिख सकते हो आप, विच अफेक्ट द फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल इशू, परफेक्ट। फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। हाँ कोमल, बिल्कुल यही सब चीजें लिखनी है। कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे इसके, फिर वो लिख दीजिए एक एक करके। जैसे आप लोग बता रहे थे, लोन बोरिंग इसका कंपोनेंट है, एफडीआई एफपीआई इसका कंपोनेंट है, और लास्ट में जो फॉरेक्स रिजर्व्स के चेंजेस होंगे वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और लास्ट में छोटा सा कंक्लूड कर दीजिए कि द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आर दी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंट्रीज बीओपी, एंड टुगेदर दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल वेलबींग, फाइनेंशियल हेल्थ। ऐसे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है धीरे धीरे समझ आ रहा है आपको कि हाउ यू हैव टू राइट आंसर्स, बट थोड़ा सा अभी आप एक्सप्रेशन में चूक रहे हैं कि कैसे एक्सप्रेस करना है, और वो धीरे धीरे आएगा। हाँ कोमल बिल्कुल सही, ऐसे आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हो। चलो दिमाग को और तेज दौड़ाओ। अगला सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, हाउ डू दीज लेवल्स प्रोग्रेस फ्रॉम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स टू इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, प्रोवाइड एग्जांपल्स। नहीं जी एडी, प्रॉपर सेंटेंस बनाइए। जैसे कैपिटल अकाउंट अभी ऊपर डिफाइन किया हुआ मेरे सामने चैट बॉक्स में कोमल ने, तो पूरा इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, तो ऐसे ही पूरा डिफाइन कीजिए। अगर आप बिल्कुल पॉइंट्स लिख रहे हैं तो फिर वो पॉइंट्स बना लीजिए, है ना। अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन को कट शॉर्ट नहीं कर सकते ना, इंट्रोडक्शन तो पूरा लिखिए। फिर जब आप बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स में आप कट शॉर्ट करके कीवर्ड्स लिख सकते हैं, है ना। पूरा अगर आप सारे कीवर्ड्स कीवर्ड्स ही लिख के आ जाएंगे आंसर में, तो एग्जामिनर को लगेगा फिल इन द ब्लैंक्स दिए कि अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लो।
हाँ, जैसे पीडीएफ में लिखे हुए हैं वैसे कर सकते हैं बिल्कुल, पॉइंटर्स ही बनाने हैं जैसे लिखे हुए हैं। ऐसे लिख सकते हो जैसे हमने लिखा हुआ मर्चेंडाइज ट्रांजेक्शन मेन कंपोनेंट्स, इट ट्रैक्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स, इट इंक्लूड्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। हाँ जी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का डेफिनेशन आ चुका है कोमल और मुस्कान का, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कनेक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी विद द अदर कंट्रीज। कौन सा एग्रीमेंट शेफाली, ये भी तो बताओ। एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज थोड़ी, तो बहुत ही वेग हो गया। ग्रुपिंग ऑफ अ कंट्री फॉर गेटिंग बेनिफिट ऑफ देम एंड कॉस्ट वुड रिड्यूस। इट लिख दोगे तो बेहतर है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। which help the countries to trade freely across the border। आप लोग ना डेफिनेशंस को जरूर एक बार कोशिश करना कि याद कर लें, क्योंकि अपने आप से जब हम लिखते हैं ना तो कई बार वो बात नहीं बन पाती है। तो जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स है यार, उनकी एक डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेफर्स टू द वेरियस अरेंजमेंट्स बिटवीन कंट्रीज दैट प्रमोट कॉपरेशन एंड रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। तो कीवर्ड यहाँ पे ट्रेड बैरियर था, अलका ने वो इस्तेमाल किया है, ट्रेड बैरियर जो वर्ड है। रिड्यूस बैरियर और एलिमिनेट बैरियर फ्रॉम इकोनॉमिक फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये परफेक्ट डेफिनेशन होगा। जो कीवर्ड है यहाँ पे वो ट्रेड है, और ट्रेड वर्ड मिस कर रहे हो तो दिक्कत है आपके आंसर में। आप सिंपल एग्रीमेंट लिख रहे हो या सिंपली लिखी जा रहे हो कि यार एक दूसरे के साथ हम इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर रहे हैं। ट्रेड, ट्रेड शब्द को इंक्लूड कीजिए। हाँ जी, ये आंसर्स की पीडीएफ में अपलोड करूं कि ना करूं? मैं चाहता तो नहीं करना, बट करनी पड़ेगी, क्या करूं, बंधा हुआ हूं, आप लोगों से पैसे लिए। करूंगा जी, कोर्स में अपलोड करूंगा, घबराइए मत। मैं चाहता तो हूं कि आप लोग खुद इसके बाद आंसर्स लिखना सीखें और खुद से लिखें, बट क्या करें। चलो, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की सीक्वेंस दे दो। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? पीटीए आएगा, बिल्कुल जी, सबसे पहले पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आ गया जी। इसके अंदर आप अपने टैरिफ को रिड्यूस कर लेते हो, इंटायरली एलिमिनेट नहीं करते हो। ठीक है जी। इसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया जी, एफटीए। हाँ बिल्कुल, इशू कृष्ण, एफटीए आ गया। एफटीए के बाद क्या आएगा? हाँ जी, कस्टम यूनियन आएगा, बिल्कुल जी, एफटीए के बाद हमारा कस्टम यूनियन आ गया। अब कस्टम यूनियन के अंदर फर्क ये है कि जो एक्सटर्नल कंट्रीज हैं, थर्ड कंट्रीज हैं, उनके तरफ भी हमारा जो पॉलिसी है वो यहाँ पे कॉमन हो जाता है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ आपको देखने को मिलता है जी। इसके बाद कॉमन मार्केट, बिल्कुल जी, कॉमन मार्केट आ गया जी, इसमें हमारे फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर और कैपिटल हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद लास्ट में हमारा इकोनॉमिक यूनियन और फिर पॉलिटिकल यूनियन हमें देखने को मिल जाता है। और सभी के साथ आप एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं जी। जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया ने पीटीए इस कंट्री के साथ साइन किया हुआ, इंडिया ने एफटीए इस कंट्री के साथ साइन किया हुआ, तो आपने याद किया ही होगा ना, है ना। कस्टम यूनियन का एग्जांपल दे दीजिए, और कॉमन मार्केट का दे दो, इकोनॉमिक यूनियन का दे दो। फिर आप अपना लास्ट में मॉनेटरी यूनियन, जो आपका यूरो जोन है, वहां पे सेम यूरो करेंसी फॉलो की जाती है, वो आप दे दो। पॉलिटिकल यूनियन लिख रहे हो तो फिर यूएसए में पॉलिटिकल यूनियन देखने को मिलता है, वो दे दो। हाँ, साफ्टा नाफ्टा ये वाले दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। हाँ ठीक है जी, यहां तक ही पूछा था सवाल में, तो यहीं तक लिखा हुआ है। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन पे आपका आंसर कंक्लूड हो गया। चलो जी, अगला आंसर, अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक इज अ यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप फाइटिंग पॉवर्टी वर्ल्ड वाइड थ्रू सस्टेनेबल सोल्यूशन, डिस्कस द रोल प्लेड बाय डिफरेंट मेंबर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखो, आपको ना इंट्रोडक्शन की लाइन तो क्वेश्चन में लिख के दे रखी है, ऐसे इंट्रोडक्शन की लाइन होनी चाहिए, बट अब एज इट इज तो रिपीट नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में बताओ? आपकी स्क्रीनिंग की नॉलेज तो आप अप्लाई कर ही दोगे, पता है मेरे को। क्या करोगे, कैसे लिखोगे इंट्रोडक्शन? लिखो, राइट इट डाउन। एक दूसरे से इनपुट्स लो, एक दूसरे से डिस्कस करो, एक दूसरे का देखो कि क्या लोग आंसर दे रहे हैं और कैसे आपको देना है। शर्माओ मत, और शर्माना नहीं है। केम इनटू फोर्स, अरे बाप रे, वर्ल्ड बैंक केम इनटू फोर्स थोड़ी लिखोगे, वर्ल्ड बैंक तो बना था ना, एक्ट आता है इन फोर्स तो।
एक्ट आता है ना इनफोर्स, इनकॉर्पोरेटेड सेटअप इन 1944, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1944। बिल्कुल जी, हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन डीसी, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आ जाओ, incorporated in 1944, came into existence in 1944 as a result of the Bretton Woods Conference 2। क्यों बना था ये, क्यों बना था ये? इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए बना था जी। हाँ, मुस्कान जी बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक हैव यूनिक पार्टनरशिप, यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप फाइटिंग पॉवर्टी एंड बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एलडीसी। हाँ, रीडेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमीज, बिल्कुल कोमल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉर डिस्ट्रक्टेड कंट्रीज, बिल्कुल जी अनिका। सो आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया कि ये वर्ल्ड बैंक जो है बना था। फिर बताओ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कितने इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बताओ जी कितने आते हैं? 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, एक एक करके सबके बारे में बताओ। बताओ जी ये इंस्टीट्यूशन है और इसका कब बना था और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये बताना है। जो सबसे पहले हम क्या कौन सा बताएंगे, आईबीआरडी बताते हैं। आईबीआरडी आपका 1944 में बना था, है ना जी। और क्या काम ये करता है आपका, मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को असिस्टेंस देता है। इसके बाद आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये कब बना था बताओ? आईडीए कब बना? 1960 में बना, बिल्कुल जी। ये क्या देता है, ये आपको सस्ते लोन देता है। कैसे लिखोगे, चीप लोन लिखोगे क्या? हाँ, सॉफ्ट लोन विंडो है जी। कंसेशनल या फिर मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये आपको लोन देता है। किसको देता है? पुअरेस्ट कंट्रीज को देता है, पुअरेस्ट, बिल्कुल जी अनिका, पुअरेस्ट कंट्रीज को लोन देता है, ये कीवर्ड है यहाँ पे। इसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कब बना था? आईएफसी कब बना था बताओ? 1956 में बना था। इट इज द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ये आपके प्राइवेट सेक्टर जो है उसको यहाँ पे फाइनेंस देता है जी, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करता है। इसके बाद आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये कब बना था? तो लिखा ही हुआ है 1966 में बना था जी, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इसमें लास्ट में लिख सकते हो आप कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी। ठीक है, तो कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, एवरी आंसर कैन बी परफेक्ट। इसके बाद लास्ट में मीगा, 1988 बिल्कुल जी बना था। और इसका मकसद क्या है? हाँ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बिल्कुल ऐसे डिफाइन कर सकते हो कोमल। हाँ जी, मीगा, मीगा आपका क्या करता है? अरे इंडिया पार्ट इसने में बना था वो तो ठीक है, बट मीगा करता क्या ये भी बताना ना। ये लिख दो कि इतने में ये बना था तब और इंडिया इसका इतना मेंबर बना था, ये तो एक्स्ट्रा ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हम। जो मेन पूछा है वो तो इनका रोल पूछा है ना, जो की चीज पूछी है वो तो रोल पूछे, वो तो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हम। ठीक है। हाँ जी, नॉन कमर्शियल रिस्क की गारंटी देता है। जो सवाल ने पूछा है वो आंसर देना है, ये नहीं कि जो हमें पता है हम तो वो आंसर लिखेंगे। हाँ देखो, जैसे कोमल कह रहे हैं सीईओ ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज अजय बांगा, तो यार ये चीज आपको सवाल में नहीं पूछी, सवाल में नहीं पूछी। हाँ, गारंटी वाला तो ये है आपका मीगा है जी। ठीक है, ये नहीं लिख के आना, हमें जो पता है हम तो वही लिख के आएंगे, एग्जामिनर जो मर्जी पूछे। ये स्ट्रेटेजी आपके कॉलेज लेवल पे चल जाती थी बट यहाँ पे नहीं चलेगी। ये एग्जामिनेशन आपको पास करने के लिए नहीं बनाए गए, ये एग्जामिनेशन आपको फेल करने के लिए बनाए गए। तो यहाँ पे ऐसे ब्लंडर करोगे तो एग्जामिनर खुद ब खुद नंबर काट लेगा। यहाँ पे गाने लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है आपके कॉलेज में आप जो मर्जी लिखकर आ गए और पास हो गए हो, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। वो पास करने के लिए नहीं बैठा, वो फेल करने के लिए बैठा है। आपके कॉलेज में जितने बच्चे पास हुए थे उतने बच्चे यहाँ फेल होंगे। ठीक है। हाँ, इंडियन है, वी शुड बी प्राउड ऑफ अजय बांगा। आप किसी सवाल में आप किसी हरियाणवी का नाम लिख दो कि यार हरियाणा का पेपर है तो हम हरियाणवी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हरियाणवी का बिजनेस का नाम लिख दे, तो नहीं। ठीक है, चलो अगला सवाल। At the heart of WTO is a series of multilateral agreements that set rules for international trade in goods, services, and intellectual property. Discuss some of the major agreements under WTO. हाँ जी,
एग्रीमेंट्स तो आप लिखोगे बट स्टार्ट कैसे करोगे? WTO इज द सक्सेसर ऑफ गैट, ठीक है जी। ये बस थोड़ा सा लिखना, मेन चीज एग्रीमेंट्स के बारे में लिखनी है। एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं अपने इंट्रोडक्शन में घुसाने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। WTO widens the scope of GATT by incorporating several multilateral agreements ranging from goods to goods, services to intellectual property। इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, रिप्लेस्ड गैट टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड। ट्रेड के साथ साथ एग्रीमेंट्स का जिक्र करो यहाँ पे। एग्रीमेंट्स आर एट द हार्ट ऑफ WTO, ये जो वर्ड इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द मेजर एग्रीमेंट्स ऑफ WTO, फिर एक एक करके बताओ एग्रीमेंट्स के बारे में, कौन कौन से एग्रीमेंट्स है WTO के। जैसे अभी बताया, प्रीति ने बताया जी मेरे को, तो यहाँ पे आपका कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं, गुड्स वाले, सर्विसेज वाले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले, जो मेन एग्रीमेंट्स है वो बता दो। सब्सिडीज को लेकर जो है वो बता सकते हो, नहीं बता रहे तो आप जो आप बताना चाहते हो वो बता सकते हो। गैट बता सकते हो, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ट्रेड इन सर्विसेज, गैट्स वाला बता सकते हो जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला बता सकते हो, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स वाला बता सकते हो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वाला बता सकते हो जिसमें आप अपने बॉक्सेस के बारे में भी बता सकते हो जी। हाँ बिल्कुल जी, गैट में देखो हर एक में ये थोड़ी लिख के आना है कि गैट्स इज अ मेजर एग्रीमेंट ऑफ WTO फोकसिंग ऑन सर्विसेज। तो ये तो पता ही है एग्जामिनर को, है ना, ये तो गैट्स लिखने से ही पता चल रहा है। आपको ये लाइन नहीं लिखनी जो क्लियरली अंडरस्टूड है, आपको यही लिखना है इशू कि द गैट्स गवर्न्स ट्रेड इन सर्विसेज थ्रू 4 मोड्स ऑफ सप्लाई। यही तो लिखना है आपको कि ये अलग अलग मोड्स हैं इसके। ठीक है, जो आपका गैट था वो आपके ट्रेड बैरियर्स को, टेरिस को रिड्यूस कर रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर आपके स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहा है। ट्रिम्स जो है वो इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं उनको प्रिवेंट करता है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आपके एग्रीकल्चर को लेकर जो, ट्रेड को लेकर जो बैरियर्स हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, और इसमें 3 बॉक्सेस भी होते हैं जी। इस तरीके से आपका आंसर आएगा और लास्ट में आप छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे ना, छोटा सा कुछ भी लिख देना कि दीज एग्रीमेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन फुलफिलिंग द की फंक्शंस ऑफ WTO which is to promote and regulate the global trade। बस इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में फिर बता रहा हूँ जी, एक्सप्लेनेशन में वो मत करना कि जो आपने लिखा है हेडिंग वही चीज एक्सप्लेनेशन में एज इट इज घुमा फिरा के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करके लिख दो, नहीं करना। कोशिश करना वैल्यू एडिशन हो एक्सप्लेनेशन में। अगर एग्जामिनर आपकी हेडिंग पढ़ के नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा है तो उसमें वैल्यू एडिशन हो। खासकर जो शुरू के सवाल आप अटेम्प्ट करोगे उसमें, तो शुरू में इंप्रेशन बन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर कि ये स्टूडेंट कैसा है। शुरू के सवालों में अगर आपने बढ़िया आंसर लिखे होंगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि यार इसको नॉलेज है। फिर लास्ट के सवालों में, लास्ट में टाइम कम बच रहा है, जल्दबाजी है, तो लास्ट में ठीक है आपने हेडिंग अच्छी बनाई है, बीच में थोड़ी खिचड़ी पकाई है तो चल जाएगी, बट शुरू में नहीं। चलो जी, आज का आखिरी सवाल है जी, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर देन इंटरनेशनल ट्रेड, कमेंट। क्या कमेंट देना चाहोगे? हाँ, 4-5 प्रोफेसर का पैनल चेक कर रहा है अनिका, अच्छी बात है। ये देखो जी, अब ये जो सवाल है ये 5 नंबर का हो गया, 2 पार्ट्स हैं इसके, 10 नंबर का सवाल है तो ये 5 का हो गया। तो इसको आपने आपने जो है ना कितना आंसर इसका देना है वो ध्यान से देना। हाँ, राजबाला बिल्कुल सही बताया जी, जो आपने क्रक्स है वो तो बता ही दिया, ट्रेड में केवल गुड्स आता है और इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर और भी चीजें आ जाती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इज ब्रॉडर देन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर और जो चीजें आती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सबसे पहले दोनों को डिफाइन कर दो, बिजनेस को, ट्रेड को, और फिर बता दो जी कि इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप वाइड है। इसमें आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो आ ही जाता है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी आती है, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितने भी मोड्स हैं वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं। बिल्कुल जी। अगला, बिजनेस इज एसेंशियली अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट मियरली अ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, एक्सप्लेन। इसमें क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? यस वी एग्री।
though the primary objective, though the key objective of a business, of every business, is to make a profit, but in the long run, a successful business always takes you into account the social objectives or the needs of the society in which it is working. तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन दीजिए. Business is a part and parcel of society and cannot do anything which goes against the society. ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क को आप डेफिनेटली लिंक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. तो इसके बाद बताइए बिजनेस सोसाइटी को कैसे हेल्प करता है, कैसे बिजनेस एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. हाउ बिजनेस कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी. बिल्कुल जी मोनिका यादव जी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये सब बातें जो भी बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताइए. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, टैक्सेस देता है टाइमली, एम्प्लॉइज को फेयर वेजेस देता है, कस्टमर्स को गुड्स देता है रीजनेबल प्राइसेस पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करता है, सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिजॉल्व करता है अपनी सीएसआर ऑब्लिगेशंस को पूरा करके. आप ये भी जिक्र कर सकते हैं कि सीएसआर ऑब्लिगेशंस बड़ी कंपनीज के लिए मैंडेटरी भी हैं. हाँ कृष्ण जी कर सकते हो एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड. पर मेन जो आपका आंसर है वही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा टाइम इधर उधर की चीजों पे घुमा दिया और मेन आंसर की एक ही लाइन है. ये सब चीजें बस एक लाइन की इंट्रोडक्शन की होती हैं. उसके बाद आपको अपने मेन आंसर पे आ जाना है. मेन आंसर है कि बिजनेस सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से पूरे करता है, कैसे सोसाइटी को इफेक्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है आपका बिजनेस. ये आपका मेन आंसर है यहाँ पर. हेंस वी कैन से दैट अ बिजनेस इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट merely अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी. या फिर these objectives make business a social institution and not merely a profit institution. तो इस तरीके से आपका जो आज का डिस्कशन है वो यहाँ पे कंक्लूड होता है. तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से, आज के इस डिस्कशन से आपको थोड़ा सा एक हेड स्टार्ट मिल गया, थोड़ा सा स्टार्ट मिल गया कि हाउ यू हैव टू राइट आंसर्स. एंड एक चीज, एक रिक्वेस्ट सभी से करूंगा, अगली बार से आंसर्स लिखना, खुद से लिखना, ठीक है. स्टार्ट दी राइटिंग हैबिट, खुद से राइटिंग की हैबिट बनाओ. मैं नहीं कह रहा कि परफेक्ट आंसर लिखने हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको जो नॉलेज है उस नॉलेज की बेसिस पे यू कैन राइट आंसर्स. आपने स्क्रीनिंग में जो नॉलेज ली हुई है उसका आप अप्लाई करके बढ़िया आंसर्स लिख सकते हो. तो जनाब ये थी आज की हमारी चर्चा. आप किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई डाउट है, पूछ सकता है. किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. फ्लो चार्ट का बता दो. फ्लो अभी आ जाएगी आवाज आपको. कोमल कह रहे हैं लग नहीं रहा 35 डेज में कवर हो जाएगा, वरीड अ लिटिल बिट. चिंता मत करो, साथ साथ करते रहो, साथ साथ चलते रहो. और कुछ ना कुछ आपको तिकड़म बता दूंगा, कुछ ना कुछ आपको चीजें बता दूंगा कैसे आप अपने आंसर लिख सकते हो. ऐसे अभी आपने देखा हमने आंसर बैठे खुद बनाए बनाए आंसर, हमारे जो प्रायर नॉलेज थी उसको ही कन्वर्ट किया. हाँ जी मोनिका जी, 100 क्वेश्चंस वाली पीडीएफ इसीलिए बनाई गई है ताकि आप जो पीडीएफ है उसको देखें और उससे आपका कवरेज आसानी से हो जाए. बट डू मेक श्योर कि आपको कंसेप्ट की नॉलेज जरूर हो, सारे कंसेप्ट आपको पहले पता होने चाहिए. हाँ प्रैक्टिकल यूनिट्स पे भी आएंगे एक एक करके, आप चिंता मत करिए. अगला अकाउंटिंग का यूनिट है उस पर भी आएंगे. बट एक चीज मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में मत आना. क्योंकि देखो जो थ्योरेटिकल यूनिट्स है उसमें तो थ्योरेटिकल ही आएगा, जो आपके प्रैक्टिकल वाले यूनिट्स हैं उसमें से प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों आएगा.
तो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों आएगा, तो मान लीजिए आपके जो 5 प्रैक्टिकल वाले यूनिट्स हैं उसमें से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 8 क्वेश्चन में से आधे तो थ्योरेटिकल ही रहेंगे और आधे ही प्रैक्टिकल हो पाएंगे, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन। और जो 3 या 4 क्वेश्चन होंगे उसमें एक आधा क्वेश्चन तो होगा ऐसा जो बिल्कुल परे होगा, जितनी मर्जी मेहनत करी हो वो आंसर करना मुश्किल होगा। और एक दो क्वेश्चन तो होंगे ऐसे जो डायरेक्ट वाले, सिंपल वाले, इजी वाले होंगे, न्यूमेरिकल वाले। और हमारी कोशिश रहेगी कि उन्हीं को पकड़ें, हम ऐसे क्वेश्चन के पीछे मत भागें जो होने वाला है ही नहीं, क्योंकि देर इज अ लिमिट कि जितना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। हम अकाउंटिंग की तैयारी नहीं कर रहे, हम टैक्सेशन नहीं कर रहे, हम फाइनेंस की नहीं कर रहे, हम कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो कॉमर्स के अंदर जो है ना, फिर आप बहुत ज्यादा डीप में हर एक टॉपिक के प्रैक्टिकल जाकर स्टडी नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन अ लिमिटेड टाइम। ठीक है। तो हाँ जी, कैसा लगा फिर आज का हमारा सेशन आपको? क्या सीखा आज आपने? मोस्ट वेलकम ज्योति कोमल। अनिका जी, वो देखने में छोटे लगते हैं, आप अपने कॉपी पेन पे लिखना, वो आंसर बड़ा ही लगेगा। जब कंप्यूटर पे ये आंसर लिखा होता है ना, ये देखो छोटा लग रहा है आपको देखने में, बट जब कॉपी पेन पे आप लिखोगे ना इसे, ये वाले आंसर को लिखना डब्ल्यूटीओ को कॉपी पेन लेकर, आपके 2 पेज भर जाएंगे। ईशु जी कह रहे हैं बहुत कुछ सीखा सर, थैंक यू, आप ऐसे लाइव क्लास लेते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल जी, चिंता मत करें, हम ऐसे सेशंस आपके लिए लेते रहेंगे। ऐसे सेशंस आपके लिए लेते रहेंगे, जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे सेशन आपके लिए रेगुलरली लेते रहेंगे। और बताइए। हाँ, प्रीति ने वो बात पूछी ली जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पेज लिखें, तो मेरे अकॉर्डिंग यार 200 वर्ड्स के आसपास लिखने चाहिए, वो अब आपको खुद पता लग जाएगा कि वो आप कितने पेज में लिख लेते हैं। ऑन एवरेज 2 पेजों के अराउंड हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन स्ट्रिक्टली 1-2 लाइनर लिखने में अभी दिक्कत हो रही है। हाँ, वो दिक्कत होएगी। पता है क्या होता है कि सवाल पढ़ते ही ना हम भावनाओं में बहना शुरू कर देते हैं। वो भावनाएं ऐसी होती हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन इतना लंबा करवा देती हैं, तो वो भावनाओं में नहीं बहना। वो धीरे धीरे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखोगे। पेज तो 4 मिलेंगे, एग्जामिनर ने आपको लॉलीपॉप दिया तो ऐसा नहीं लॉलीपॉप खा लेना। वो दे रहे 4 पेज आपको कि 4 पेज लिखो। प्रीति आप लिख के देखना 4 पेज, कोई भी क्वेश्चन उठा के 4 पेज लिख के देखना, और गारंटी देता हूँ वो 4 पेज पूरे भरने में आपके 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। लगा लो कितनी देर में पेपर पूरा हो पाएगा। या तो आप खुला खुला लिखें, टेबल बनाएं, डायग्राम बनाएं, हाँ उस केस में आपका वो सब क्वेश्चनों में नहीं होगा। वो एक दो क्वेश्चन में हो सकता है डायग्राम बना के आपने किया तो ठीक है, लिख लिया। और कई बार ये भी होता है ना, कई बार कटिंग वटिंग हो जाती है, कई बार कुछ गलत लिख दिया जाता है, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अगर, देखो ना, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो आपको 2 पेज ही देगा, प्रीति आप खुद सोच के देखो, अगर वो 2 पेज ही देगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। और मान लीजिए न्यूमेरिकल वाले में आपकी गलती हो गई, गड़बड़ हो गई, आप काट के दोबारा करना चाहते हो, फिर आपके पास स्पेस नहीं है। तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में स्पेस ज्यादा यूज हो ही जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना, कोई अकाउंट बनाना, उसमें स्पेस ज्यादा यूज हो ही जाती है, इसलिए वो ज्यादा ही स्पेस देंगे आपको। ठीक है। चलो, तो आज की सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लास्ट में ये बोलूंगा, स्टार्ट राइटिंग। अगली बार जो सवाल मिलेंगे आपको अकाउंटिंग का टेस्ट हम आपके लिए अपलोड कर देंगे आज रात में या कल सुबह। तो अगली बार से ट्राई करना खुद से आंसर्स को लिखने का। तो यहाँ पे मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ जी, आपसे विदा ले रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।